दोस्तों वेलकम टू एग्जाम पीसीएस। पाचन तंत्र के पार्ट 1 से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है और कौन कौन से अंग इसके लिए उत्तरदायी होते हैं या कौन कौन से ऑर्गन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बड़ी आंत की संरचना के बारे में। तो बड़ी आंत संरचना के लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था और इसके बाद अब क्योंकि भोजन का पाचन हो चुका है इसलिए हम अब भोजन के अवशोषण के एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन सबसे जो होता है महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अवशोषण के अंतर्गत जो होता है खाद्य पदार्थ के विसरित करके रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भोजन का पाचन हो चुका है और भोजन को जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में अब टूट चुका है। अब क्या होगा, भोजन को ब्लड में मिक्स करना है। भोजन क्या होगा, डायरेक्ट ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाने के बाद पूरे शरीर में हार्ट द्वारा ब्लड को पंप किया जाएगा और पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा और एक एक सेल तक हमारे पास जो फूड है, जो भोजन मतलब जो पाचित हो चुका है वह एक एक कोशिका तक पहुंचाया जाएगा। तो इसलिए अवशोषण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एब्जॉर्प्शन जो है छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन के पूर्ण अवशोषण के लिए आंत में अधिक क्षेत्रफल होना चाहिए। इसके लिए छोटी आंत की भीतरी दीवार पर अनगिनत अंगुलाकार रसांकुर माइक्रोविलाई जिसे कहते हैं पाए जाते हैं, जिनका कार्य अवशोषण के लिए अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान करना है। अवशोषण के लिए बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होने चाहिए। इसके लिए जो छोटी आंत की जो अंदर वाली दीवार है, इनर वाल है, उसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। यह क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलता है। विटामिन का एब्जॉर्प्शन अवशोषण आमाशय में होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विटामिन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो स्टमक में या आमाशय में होता है। अब इसके बाद एजिमिलेशन प्रोसेस होता है। एजिमिलेशन प्रोसेस क्या हुआ कि इसमें भोज्य पदार्थ को जटिल घुलनशील पदार्थों के रूप में विभिन्न ऊतकों के कोशिका द्रव्य में पहुंचाया जाता है। जो भी घुलनशील पदार्थ है पहले तो ब्लड में मिक्स हो गया, ब्लड में पहुंचने के बाद क्या होगा, सेल तक पहुंचाया जाएगा और सेल तक पहुंचाने के बाद बॉडी में जितने भी हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं तक फूड को पहुंचाया जाएगा और इसी प्रक्रिया को एजिमिलेशन या एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। अब क्या होगा, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में इसको पहुंचाया जाएगा। अमीनो अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा अमीनो एसिड में यदि आवश्यकता से अधिक मात्रा है तो यकृत द्वारा उसे अमोनिया में और फिर अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अमोनिया जो होता है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो अमोनिया को यूरिया में कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है और ग्लूकोज का ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा निर्मित ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। जो बॉडी में अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब यह हुआ कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, या ग्लाइकोजन का सिंथेसिस या ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। इसके बाद क्या होता है, मल परित्याग या इगेशन। पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोज्य पदार्थ का कुछ भाग अपचित रह जाता है। यह अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में चला जाता है जहां इसका अधिकांश पानी पुनः अवशोषित कर लिया जाता है तथा शेष ठोस अथवा अर्ध ठोस मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इगेशन प्रोसेस में बड़ी आंत में
फूड पहुंचेगा, जो कि मतलब जो अपचित भोजन है, भोजन वहाँ पहुंचने के बाद जो वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद ठोस या अर्ध ठोस रूप में जो पदार्थ बचता है वह मल के द्वारा, मतलब कि मल द्वारा मल के रूप में उसे परित्याग कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले भोजन का अवशोषण हुआ, सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, इंजेशन हुआ, इसके बाद भोजन का पाचन हुआ, डाइजेशन हुआ, उसके बाद अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण हुआ, और स्वांगीकरण के बाद मल परित्याग हो गया। तो मल परित्याग हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि भोजन जो है यानी पाचन क्रिया जो हमारी होती है 5 चरणों में या 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसे आसानी से समझ में आ जाएगा, कि मतलब कि भोजन का पाचन कैसे होता है। और इसमें एक फ्लो चार्ट बनाया गया। फ्लो चार्ट में क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है और फैट का डाइजेशन है। इन्हीं तीनों पे हम डिस्कस करेंगे, इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रोटीन का पाचन जो होता है आमाशय से शुरू होता है, और आमाशय में पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में पेप्सिन और रेनिन में उसको बदल दिया जाता है। अब यह क्या होता है, एक्टिव स्टेज में आ गया। अब प्रोटीन को क्या करेगा, प्रोटियोस और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। इसके बाद भोजन जो है छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में 3 प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। यह 3 एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटियोस और पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड में एंजाइम्स तोड़ देते हैं। इसके बाद क्या होता है, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम डाइपेप्टाइड को पेप्टाइड में तोड़ देता है। अब देखिए फ्लो चार्ट है, प्रोटीन से प्रोटियोस, प्रोटियोस से पेप्टोन्स, पेप्टोन से डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड से पेप्टाइड, पेप्टाइड से फिर अमीनो एसिड। तो यही है चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। तो बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल हो गया, और अमीनो एसिड सिंपलेस्ट बायोमॉलिक्यूल हो गया। सिंपलेस्ट मतलब इसी का सबसे ज़्यादा सामान्य फॉर्म, सामान्य अवस्था में यह क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। मतलब छोटा मॉलिक्यूल हो गया, छोटे अणु अमीनो एसिड से किसी बड़े अणु पेप्टाइड होते हैं, फिर डाइपेप्टाइड, पेप्टोन्स, प्रोटियोस, और फिर क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब दोस्तों देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे हो रहा है। तो कब बताया था मैंने कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ कैविटी, मुख गुहा से शुरू हो जाता है, क्योंकि माउथ कैविटी में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और लार ग्रंथियों में जो एंजाइम निकलता है लार ग्रंथियों से, इसे कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज या टैलिन एंजाइम। और यह स्टार्च या पॉलीसैकेराइड को माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड, स्टार्च पॉलीसैकेराइड। कुल स्टार्च का 30% भाग सलाइवरी एमाइलेज द्वारा माल्टोज में बदल दिया जाता है। अब इसके बाद फूड कहाँ गया, आमाशय में। तो आमाशय में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इसको याद कर लीजिएगा कि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता ही नहीं है, क्योंकि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए ही नहीं जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद छोटी आंत में भोजन पहुंचता है। छोटी आंत में पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो बताया था छोटी आंत में पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम पाता है, जो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। आंत की ग्रंथियां एंजाइम का श्रावण करती हैं, जो डाइसैकेराइड का पाचन करती हैं। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन की जो इनर वाल होती है, अंदर वाली दीवार होती है, उसके द्वारा कुछ एंजाइम का सिक्रीशन किया जाता है, जिसे डाइसैकेराइड का पाचन करने में मदद करती हैं। तो एंजाइम कौन कौन से हैं, 3 एंजाइम पाए जाते हैं।
एक है माल्टेज, दूसरा लैक्टेज, तीसरा सुक्रेज। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, माल्टेज एंजाइम किसका डाइजेशन करेगा? माल्टोज का, लैक्टेज लैक्टोज का, और सुक्रेज सुक्रोज का। माल्टेज सॉरी माल्टेज माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज। तो माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में, दो अणुओं में परिवर्तित कर देता है। तो माल्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज और ग्लूकोज बनेगा। इसके बाद लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है। सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, माल्टोज यानी कि माल्ट किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। सुक्रोज किस में पाया जाता है? शुगर केन यानी कि चीनी में पाया जाता है। तो चीनी को ही टेबल शुगर या सुक्रोज कहते हैं। तो जब हम शुगर को पानी में घोलते हैं, पानी में डालते हैं, तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। अब देखते हैं वसा का पाचन, डाइजेशन ऑफ फैट कैसे होता है। तो डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ पर होगा? सबसे पहले आमाशय में होगा, क्योंकि हमारे आमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज एक एंजाइम पाया जाता है। यह क्या कहता है? मिल्क फैट को यानी दुग्ध वसा को वसीय अम्ल और ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो आमाशय में वसा का पाचन, दुग्ध वसा का यानी कि मिल्क फैट का डाइजेशन होता है, और जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में वसीय अम्ल और ग्लूकोज में टूट जाता है। इसके बाद है छोटी आंत। छोटी आंत में ट्राइग्लिसराइड पैनक्रियाटिक लाइपेज की उपस्थिति में दो वसीय अम्ल, दो मोनोग्लिसराइड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। पित्त वसा का इमल्सीकरण करता है तथा लाइपेज जल का अपघटन करता है। तो वसा का इमल्सिफिकरण मतलब क्या होता है? वसा को तोड़ना, वसा को तोड़ देना। पित्त द्वारा पित्त वसा को तोड़ता है, इमल्सिफाई कर देता है, और लाइपेज जल का अपघटन करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब होता है पायस होता है, पायसीकरण की करता है। और जैसे अब देखते हैं रोल ऑफ लीवर, यकृत की भूमिका क्या होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रोल ऑफ लीवर। रोल ऑफ लीवर, यकृत बाइल रस का सिंथेसिस करता है। बाइल रस क्या होता है? बाइल रस बताया था। बाइल रस का सिंथेसिस तो लीवर में होता है, लेकिन लीवर से सटी हुई एक संरचना होती है, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय। पित्ताशय में बाइल रस को ले जा करके स्टोर कर दिया जाता है, और उसी बाइल रस में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दो प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं या वर्णक पाए जाते हैं। यकृत हेपरिन का संश्लेषण करता है। यकृत सिंथेसाइजेज लीवर सिंथेसाइजेज हेपरिन, जो रक्त वाहिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है। जो ब्लड वेसल्स हमारी हैं, जिसमें रुधिर का प्रवाह होता है, रक्त का प्रवाह होता है, तो उसमें हेपरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, पाया जाता है। यह क्या करता है? जो रुधिर वाहिकाओं में ब्लड को क्या करता है? जमने से रोकता है। तीसरा फैक्ट है, यकृत फाइब्रिनोजन का संश्लेषण करता है, जो रुधिर के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखा होगा आप लोगों ने, जब कभी भी हमें चोट लग जाती है या स्किन पे इंजरी हो जाती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो उस ब्लड को थोड़ी देर बाद क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाता है और वो घाव धीरे धीरे भरने लगता है। तो यह किसकी सहायता से होता है? फाइब्रिनोजन। तो यकृत फाइब्रिनोजन का संश्लेषण करेगा, जो कि ब्लड को जमने से रोकने का काम करेगा, यानी कि ब्लड को कोगुलेट कर देगा, ब्लड को रुधिर के जमने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है।
तो फाइब्रिनोजन क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट कर देता है, ब्लड को रोकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बॉडी से बाहर ना निकलने पाए। इसके बाद चौथा फैक्ट है कि यकृत अत्यधिक विषैले पदार्थ अमोनिया को कम विषैले पदार्थ यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अमोनिया जो होता है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए, तो अमोनिया से यूरिया में बदल दिया जाता है। और यकृत विटामिन के भंडारण का कार्य करता है, स्टोरेज ऑफ विटामिन। यह विटामिन को स्टोर करके रखता है हमारे बॉडी के लिए। यकृत विटामिन ए, डी और लोहा तांबा भी संचित करता है, लोहा और तांबा का भी संचयन करता है, स्टोर करता है। स्तनधारियों के भ्रूण में यकृत आरबीसी बनाता है। ठीक है, जैसे कि जो मैमेलियंस होते हैं स्तनधारी, जैसे कि हम लोग होते हैं, इसमें क्या होता है कि लीवर में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणीय अवस्था में। तो जब भ्रूण बनता है माँ के गर्भ में, उस समय जो भ्रूण होता है उसमें तो हड्डियाँ पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है, हड्डियों के बीच में होता है बोन मैरो, या उसे अस्थि मज्जा कहते हैं। तो भ्रूणीय अवस्था में तो हड्डियों का विकास होता नहीं है, इसलिए लीवर में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो डेड आरबीसी हैं यकृत द्वारा विघटित कर दिए जाते हैं। तो जो यकृत द्वारा विघटित कर दिए जाते हैं, ठीक है, जो बेकार के आरबीसी होते हैं। यकृत द्वारा विघटित कर दिए जाते हैं। इसके बाद यकृत रक्त में बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचित रखता है। लीवर क्या करेगा, जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अगर अधिक हो जाती है, अगर जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा कहीं पे मिठाई वगैरह खा लिया, बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन कर लिया, तो अचानक क्या होता है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और यह ब्लड ग्लूकोज जो होता है, नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 70 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन बाय द वे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अगर मिठाई खा लिया या कुछ भी मतलब खा लिया, स्वीट ले लिया, तो इसमें क्या होगा, 120 के ऊपर चला जाता है, लगभग 150 या 200 या 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जितना भी हो जाए। तो 120 मिलीग्राम से ऊपर का जो ग्लूकोज होगा वह क्या होगा, लीवर स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर दिया जाता है और ये फिर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल पे आ जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस, रुधिर में बड़ी ग्लूकोज मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और यह प्रक्रिया कैसे होती है, इंसुलिन हार्मोन्स के कारण होती है। इंसुलिन हार्मोन्स, तो इंसुलिन हार्मोन्स जो बीटा सेल्स हमारी होती हैं, बीटा सेल्स में क्या होता है कि एक अल्फ़ा सेल होती है, एक बीटा सेल होती है। तो बीटा सेल क्या करती है, पैनक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में होता है, इंसुलिन की वजह से ही क्या होता है, ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। इसके बाद ग्लाइकोजिनोलिसिस, शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन को पुनः क्या किया जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। दूसरा एक पैनक्रियाज द्वारा जो अग्न्याशय द्वारा हार्मोन्स रिलीज किया जा रहा था, उसका नाम था ग्लूकागॉन हार्मोन्स। अल्फ़ा सेल द्वारा उसका सिक्रीशन हो रहा था, तो अल्फ़ा सेल द्वारा सिक्रीशन हो रहा था ग्लूकागॉन हार्मोन का। जब कभी भी बाय द वे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर 2 दिन के लिए फास्ट है, तो अचानक क्या होगा, उसके बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज की मात्रा है वह तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर हो गई थी। तो यही ग्लाइकोजन फिर क्या होता है, ग्लूकोज में बदल दिया जाता है आवश्यकता पड़ने पर, और उस व्यक्ति को क्या होती है, फिर ऊर्जा मिल जाती है। तो याद कीजिएगा, बीटा सेल द्वारा
इंसुलिन और अल्फा सेल द्वारा ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होता है। इंसुलिन क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और फिर कभी भी जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, जिससे हमको क्या होती है, एनर्जी मिलती है। एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। ये लीवर का स्ट्रक्चर है। तो लीवर का स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, राइट लोब है, ये क्या है, लेफ्ट लोब है, और यहाँ पर कोरोनरी लिगामेंट है, ठीक है। ये देखिए गॉल ब्लैडर अटैच होता है। यहाँ क्या होता है, ऐसे ऐसे ये लीवर में हमारे क्या होता है, लीवर के मतलब कि बैक साइड में दिखा है, तो ग्रीन कलर का जो गॉल ब्लैडर है इसी में बाइल जूस स्टोर कर दिया जाता है, जिसमें बिलीरुबिन और बिलीरुबिन पिगमेंट पाए जाते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये आपका लीवर है, इसमें देखिए फिगर में सबसे ऊपर दिख रहा है। अब जो पाचन तंत्र का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, हमें डिस्कस करेंगे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ के बारे में। मतलब कि गैस्ट्रो मतलब होता है स्टमक से रिलेटेड, इंटेस्टाइन तो पता ही आंत होता है, और डिजीज मतलब कि आमाशय और आंत, इन्हीं दो जगहों पे पाचन होता है भोजन का। तो यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, कौन कौन सी बीमारियां इससे संबंधित हमें हो सकती है पाचन तंत्र से संबंधित। तो सबसे कॉमन तो एक बीमारी है जिसे कहते हैं एसिडिटी। तो देखा होगा आप लोगों ने, अक्सर कहते लोग कि एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी में क्या होगा, तनावपूर्ण जीवन शैली एवं अधिक मसालेदार भोजन के कारण जठर ग्रंथियों के पैराइटल सेल आवश्यकता से अधिक सक्रिय हो जाते हैं। तो ये भी फैक्ट याद कर लीजिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो स्रावण होता है पैराइटल सेल द्वारा होता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है किसके द्वारा सिक्रीशन होता है, तो पैराइटल सेल द्वारा। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मसालेदार स्पाइसी फूड ले लिया, या बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो इस वजह से क्या होता है, पैराइटल सेल एक्टिवेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करने लगती है। इससे क्या होता है, जलन और दर्द का अनुभव होता है, और इससे छुटकारा पाने की सिंपल सी बात है, अगर एसिड है तो हमें क्या करना है, बेस लेना है, क्षार लेना है। एसिड और बेस मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रल करके साल्ट बनाते हैं, लवण बन जाता है, ठीक है। तो देखा होगा आप लोगों ने मार्केट में सस्पेंशन के फॉर्म में आता है एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, इस पर लिखा होता है एंटासिड होता है। एंटासिड मतलब क्या हुआ, एसिड के अगेंस्ट जो वर्क करता है उसे कहते हैं एंटासिड कहते हैं। इसके बाद पेप्टिक अल्सर को हिंदी में व्रण भी कहते हैं। तो जब ग्रसिका यानी कि इसोफेगस, आमाशय एवं छोटी आंत के ऊपरी हिस्से की आंतरिक दीवारों पर घाव हो जाए तो उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं, ठीक है। अगर क्या होता है, अंदर वाली दीवार पे अगर कहीं से भी जैसे कि घाव बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और पहले लोग यही सोचते थे कि पेप्टिक अल्सर का कारण जो होता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या स्ट्रेसफुल लाइफ है, तनावपूर्ण जीवन शैली है। लेकिन 2005 में दो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, मार्शल और वारेन। तो मार्शल और वारेन ने यह प्रूव कर दिया कि जो अल्सर का कारण होता है वह एक प्रकार का जीवाणु होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की वजह से होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। और इस खोज के लिए उन्हें 2005 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो याद करने की जरूरत नहीं है, हमने बस एक प्रूफ के तौर पे यहाँ पे लिया है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई एक बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से क्या होता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अब डायरिया भी बहुत कॉमन डिजीज है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डायरिया का एक चिकित्सीय दशा है, यानी कि मेडिकल कंडीशन है, जब एक दिन में 3 या उससे अधिक बार दस्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। और डायरिया कैसे होता है, दैट इज ड्यू टू द विब्रियो कॉली बैक्टीरिया। यह विब्रियो कॉली बैक्टीरिया एक होता है जिससे यह बीमारी होती है।
डायरिया को जनरली कॉलरा भी कहते हैं। और यह जीवाणु, ये देखिए कॉलरीन, तो कॉलरीन एक प्रकार का केमिकल होता है, पॉइजन होता है, जो पैदा करता है विब्रियो कॉली बैक्टीरिया, और जिसके कारण बड़ी आंत की मांसपेशियों में क्या होता है, सूजन आती है। बड़ी आंत की मांसपेशियों में सूजन आती है, और जिसके कारण जल का अवशोषण कार्य बाधित हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, जल का अवशोषण नहीं होगा तो बड़ी आंत में ज़्यादा मात्रा में जल होगा, तो ज़्यादा मात्रा में जब जल होगा तो मल के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है। इसीलिए देखा होगा कि आप लोगों ने क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है। ठीक है। अब पैनक्रेटाइटिस, पैनक्रेटाइटिस मतलब क्या हुआ, पैनक्रियाज, और कहीं पर भी अगर आइटिस, ITIS, ठीक है, अगर कहीं पर भी मेनिंजाइटिस, पैनक्रेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजेट की कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं, और अगर ब्रेन में सूजन है तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। यहाँ पैनक्रेटाइटिस, तो अगर ITIS अगर किसी भी वर्ड के बाद में जुड़ा हुआ है तो मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब सूजन हो जाना। तो पैनक्रेटाइटिस, पैनक्रेटाइटिस में क्या होगा, पैनक्रियाज में सूजन हो जाता है, या कभी कभी पैनक्रियाज क्या होता है, नष्ट हो जाता है, या पैनक्रियाज काम करना बंद हो जाएगा, कर देगा। तो पैनक्रियाज जब काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, आपको पता है कि पैनक्रियाज या अग्न्याशय मिक्स्ड ग्लैंड्स होती है, और इसमें पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, और इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स भी इसी में प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो अगर पैनक्रियाज नष्ट हो जाएगा तो पूरा हमारा पाचन क्रिया जो है, पूरी की पूरी पाचन क्रिया, पाचन तंत्र हमारा क्या होगा, बाधित हो जाएगा। तो अग्न्याशय से प्रोटीन पाचक एंजाइम सक्रिय रूप में स्रावित होते हैं। तो हमने डिस्कस किया है कि अग्न्याशय से जो प्रोटीन पाचक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज थे, ट्रिप्सिनोजन था, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन, ये एक्टिव स्टेज में नहीं थे, इनर्ट स्टेज में थे, यानी कि अक्रिय अवस्था में थे। यही क्या होता है, सक्रिय अवस्था में स्रावित होने लगते हैं कई कारणों से, जैसे मदिरापान, ये अक्रिय रूप में स्रावित होते हैं, अक्रिय रूप में स्रावित होते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, लोग मदिरापान करने लगते हैं, या चोट लग जाए, ज़्यादा पैनक्रियाज पे चोट लग जाती है, अंदरूनी चोट लग जाए, या उपापचय संबंधी गड़बड़ियों के कारण प्रोटीन पाचक एंजाइम का सक्रिय रूप में स्रावण होने लगता है। तो यहाँ क्या, अग्न्याशय से प्रोटीन पाचक एंजाइम यहाँ सक्रिय की जगह पर क्या होगा, अक्रिय। ये जो है गलत हो गया है, अक्रिय रूप में स्रावित होते हैं। लेकिन मदिरापान या चोट लगने के कारण क्या होगा, या कभी कभी क्या होता है कि उपापचय संबंधी गड़बड़ियों के कारण यह सक्रिय अवस्था में स्रावित होने लगता है, और ये अग्न्याशय के प्रोटीन को ही पाचन करने लगते हैं। अग्न्याशय का प्रोटीन मतलब क्या हुआ, ये अग्न्याशय क्या है, यह पूरे बॉडी हमारा क्या प्रोटीन का बना हुआ है, जितनी भी मांसपेशियां हैं प्रोटीन की बनी हुई हैं, मांस प्रोटीन का बना हुआ है, तो उसी को डाइजेस्ट करने लगता है। तो इनर वाली दीवार को क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। इसी को पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। इसके बाद अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस बहुत ही कॉमन कंडीशन है, डिजीज है। इसको कहते हैं क्रीम रूप परिशेषिका का संक्रमण हो जाता है, में संक्रमण हो जाता है। तो वर्मीफार अपेंडिक्स एक बड़ी आंत से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, वर्मीफार अपेंडिक्स, जिसको कहते हैं क्रीम रूप परिशेषिका। और यह हमारे बॉडी में क्या है, वेस्टिजियल आर्गन है, यानी कि अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग होता है वेस्टिजियल आर्गन, वेस्टिजियल आर्गन। तो वेस्टिजियल आर्गन तो अवशेषी अंग, अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो हमारे बॉडी में पहले कभी हुआ करते थे, हमारे शरीर में पहले उनका उपयोग किया जाता था शरीर द्वारा, लेकिन अब भी वह हमारे शरीर में पड़े हुए हैं, लेकिन उनका कोई उपयोग हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जाता है, वैसे ही बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं कि अवशेषी अंग कहते हैं, जो अवशेष के रूप में पड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए जॉन्डिस, जॉन्डिस ही बहुत कॉमन डिजीज है। यह क्या होता है, विषाणु से होने वाली बीमारी है। जब रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर की त्वचा, इस शरीर है,
शरीर की त्वचा, नाखून, आँखों की झिल्ली इत्यादि का रंग पीला दिखाने लगता है। तो सिंपल सी बात है, बिलीरुबिन की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाएगी, बिलीरुबिन कहाँ पर था, कहाँ पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। अब ब्लड में अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो पूरा शरीर क्या होगा, पीला दिखने लगेगा। और यह विषाणु के संक्रमण से होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है। जैसे कभी कभी क्या हुआ कि बाहर गए, कहीं से गंदा पानी पी लिया और उस पानी में वायरस है, जॉन्डिस का वायरस है, तो क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है और शरीर पीला दिखाई देने लगता है। इसके बाद डायबिटीज। तो डायबिटीज वैसे दो प्रकार का होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरा क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस। एक होता है इंसिपिडस और एक होता है MELLITUS, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस दो होते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडस की बात यहाँ नहीं करेंगे, डायबिटीज मेलाइटस की बात करेंगे, जिसे जनरली हम क्या कहते हैं, मधुमेह है। और लोग कहते हैं शुगर हो गया है, शुगर की बीमारी हो गई है। शुगर की कोई बीमारी नहीं होती है, उसमें इसका मतलब ये होता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इंसुलिन क्या करता है, बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर डायबिटीज कैसे होगा, मतलब कि इंसुलिन काम करना बंद कर दिया इंसुलिन ने, या इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, या इंसुलिन बन नहीं रहा है, या इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन शरीर में ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इंसुलिन के अल्प स्रावण से, बहुत ही कम मात्रा में इंसुलिन स्रावित होता है। जब रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के उपयोग में नहीं आ पाता, तब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। मतलब जो ग्लूकोज लिया हमने, बॉडी में ग्लूकोज गया, वह शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है और ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है। इससे क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह हो जाता है। तो डायबिटीज मेलाइटस भी दो प्रकार का होता है, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और मेलाइटस, और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। इसके बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र में हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, अब हमारा पाचन तंत्र का टॉपिक जो है पार्ट 2 था, यह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग इसको 2 से 3 बार अच्छे से अगर रिवाइज कर लेंगे तो इससे आने वाले क्वेश्चन कभी भी आपसे मिस नहीं होंगे। ठीक है, 2 से 3 बार इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, और इसके बाहर से क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से कहीं से नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने क्या किया है, पूर्ण रूप से फोकस किया है कि इससे बाहर से क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो नहीं पूछा जाएगा। बस थोड़ा सा क्या करना है, करीब 10, 20, 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है, और इससे जो टेक्निकल टर्म है इसमें, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।